This is Subham Singh. Welcome to Backbenchers. In this lecture, I'm going to take the remaining part of chemical water quality parameters. And the first chemical water quality parameters we are going to discuss is chloride content. Chloride content derived from natural mineral deposit, एग्रीकल्चरल और इरिगेशन डिस्चार्ज। मतलब कि आपके जो भी रा वाटर है उसमें क्लोराइड कंटेंट नेचुरल मिनरल डिपॉजिट से आ सकते हैं या एग्रीकल्चर और इरिगेशन डिस्चार्ज से आपके रा वाटर में क्लोराइड कंटेंट आ सकते हैं। अब क्लोराइड कंटेंट जैसे कि आपके NaCl के रूप में मान लो प्रेजेंट है, तो NaCl तो आपके ह्यूमंस के यूरिन में पाया जाता है, तो मतलब कि जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होंगे उससे भी आपके क्लोराइड कंटेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो हैं उससे भी आपके क्लोराइड कंटेंट आपके रा वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अब मतलब कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके रा वाटर में क्लोराइड कंटेंट एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो अगर एक्सेस क्वांटिटी में या क्लोराइड कंटेंट आपके रा वाटर में प्रेजेंट है तो पॉल्यूशन ऑफ वाटर ड्यू टू सीवेज आर इंडस्ट्रियल एरिया। मतलब कि अगर आपके कोई भी रा वाटर में क्लोराइड कंटेंट की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो वाटर में पॉल्यूशन है वो ड्यू टू सीवेज आर इंडस्ट्रियल एरिया से है। इसका मतलब ये हुआ मतलब कि क्लोराइड कंटेंट अगर ज़्यादा है तो पॉल्यूशन जो भी आपके रा वाटर में होगा वो ड्यू टू सीवेज से होगा या तो इंडस्ट्रियल एरिया से होगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्लोराइड कंटेंट ये है, एक होता है क्लोरीन, दोनों अलग अलग हैं। क्लोरीन जो होता है वो डिसइंफेक्टेंट होता है और क्लोराइड कंटेंट आपके मेनली NaCl के रूप में या साल्ट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। अब क्लोरीन जो है हम लोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में जो है पढ़ते हैं, उसको हम लोग जब नेक्स्ट मतलब कि आगे देखेंगे। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग क्लोराइड कंटेंट का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो measurement is done by Mohr's method in which raw water is titrated with standard AgNO3 solution using K2CrO4 as indicator। मतलब कि आपका जो भी मान लो कोई रा वाटर सैंपल दिया हुआ है, अब उसका हम लोग उसमें कितना क्लोराइड कंटेंट है इसका मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग मोहर्स मेथड से पता कर सकते हैं। अब मोहर्स मेथड में हम लोग मेनली टाइट्रेट कराते हैं विद स्टैंडर्ड AgNO3 सॉल्यूशन। AgNO3 क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। और यूजिंग K2CrO4 एज इंडिकेटर, मतलब पोटेशियम क्रोमेट को हम लोग एज ए इंडिकेटर के रूप में जो है यूज करते हैं। और स्टैंडर्ड AgNO3 मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट से हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है उससे टाइट्रेट कराते हैं। ये होता है आपका मोहर्स मेथड। मोहर्स मेथड में हम लोग जैसे कि 20 ml का जो है आप सैंपल ले लीजिए, फिर उसमें 2 से 3 ड्रॉप आप पोटेशियम क्रोमेट की इंडिकेटर यूज करते हैं। तो और टाइट्रेशन हम लोग किससे करते हैं? स्टैंडर्ड AgNO3। अब इसका मान लो रिएक्शन आपका हुआ, देख लेते हैं। NaCl के रूप में मान लो आपके क्लोराइड कंटेंट है। अगर NaCl AgNO3 से रिएक्ट करेगा तो AgCl बनाएगा, AgCl प्लस NaNO3। अब ये जो AgCl है ये होता है मिल्की सब्सटेंस होता है, मतलब कि वाइट कलर में होता है। और अगर आपके AgCl जो है फॉर्म होता है तो मतलब कि एंड ऑफ क्लोरीन आयन, मतलब क्लोरीन आयन का एंड हो गया है, इससे रिएक्शन होते हैं। एक और रिएक्शन होता है, मान लीजिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है किससे? K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट से, तो ये फॉर्म करता है AgCrO4 जो कि रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है। अब जैसे कि AgCrO4 अगर जो है फॉर्म हो गया तो मतलब कि रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, तो मतलब अब हम लोग स्टॉप कर देते हैं टाइट्रेशन को। जब AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम क्रोमेट से रिएक्ट करता है तो AgCrO4 बनाता है जो कि है रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है। और ये अगर फॉर्म हो गया तो हम लोग टाइट्रेशन को स्टॉप कर देते हैं। ये होता है आपका मोहर्स मेथड।
अब इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट और काज फॉर रिजेक्शन दिया हुआ है। एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 200 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब कि 200 मिलीग्राम पर लीटर अगर आपके रॉ वाटर में क्लोराइड कंटेंट है तो एक्सेप्टेबल है, मतलब कि एक्सेप्टेबल है। बट काज फॉर रिजेक्शन है 1000 मिलीग्राम, मतलब 1000 मिलीग्राम पर लीटर पर हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं सैंपल को। ये हुआ आपका क्लोराइड कंटेंट। नाउ लेट्स मूव द सेकेंड वाटर क्वालिटी, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स विच इज नाइट्रोजन कंटेंट। एक चीज छूट गया है जो कि है नॉर्मल क्लोराइड कंटेंट ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर इज 120 मिलीग्राम पर लीटर। ये क्वेश्चन आ जाते हैं इसलिए हमने इसको नोट डाउन कर दिया है। नॉर्मल क्लोराइड कंटेंट ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर इज 120 मिलीग्राम पर लीटर। नाइट्रोजन कंटेंट, नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर बायोलॉजिकल ग्रोथ, मतलब कि नाइट्रोजन अगर आपके वाटर में प्रेजेंट है तो जो बायोलॉजिकल ग्रोथ होता है आपके प्लांट का उसमें जो है फायदा करता है, मतलब कि इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है फॉर बायोलॉजिकल ग्रोथ। और नाइट्रोजन अकर्स इन 5 फॉर्म्स इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट विच इज ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड डिजॉल्व नाइट्रोजन गैस। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो होती है इसकी हम लोग 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, मतलब कि शुड बी इन लिमिट जो है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। और अमोनिया जो है ये शुड नॉट बी मोर देन 0.15 ppm, मतलब कि 0.15 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा अमोनिया आपके वाटर में नहीं होना चाहिए। और नाइट्राइट जो है इसकी जो है एक्सेप्टेबल लिमिट जो है 0 है, मतलब कि आपके रॉ वाटर में नाइट्रेट की जो है क्वांटिटी मतलब कंसंट्रेशन जो है 0 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, मतलब 0 होनी चाहिए। अब 0 क्यों होती है? क्योंकि जो नाइट्राइट होता है ये पार्सली डिकम्पोज होता है और ये जो है आपके अगर रॉ वाटर में प्रेजेंट है तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसलिए हम लोग नाइट्राइट को जो है इसकी परमिसिबल लिमिट जो है 0 रखते हैं। और नाइट्रेट जो होता है ये फुली डिकम्पोज होता है, तो ये आपके मतलब कि हार्मफुल तो ज़्यादा नहीं होता, बट अगर इसका ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम लोग नाइट्रेट आपके रॉ वाटर में प्रेजेंट है तो ये इन्फेंट्स को जो है इफेक्ट करता है। इन्फेंट मतलब किड्स को, जैसे कि इससे आप क्या हो सकते हैं ब्लू बेबी डिसीज़। ब्लू बेबी डिसीज़ क्या होता है? जैसे कि जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो त्वचा है उस पर हरे रंग का जो है कुछ दिखता है, वो होता है ब्लू बेबी डिसीज। और उसके वो कैसे होता है? जैसे कि आपकी जो भी जो मतलब कि माताएं हैं अगर वो ऐसे ही वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं जिसमें नाइट्रेट की मतलब की क्वांटिटी 40 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो वहाँ बच्चों को मैथोमोग्लोबिनिम मतलब कि ब्लू बेबी डिसीज जिसे बोलते हैं वो होने की संभावना रहती है। इसलिए हम लोग इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट है 45 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज़्यादा नहीं रखते। और नाइट्राइट को हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं? कलरीमेट्रिक मेथड से, मतलब कि कलर मैचिंग टेक्निक से। और कलर मैचिंग में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सल्फोनिक एसिड प्लस निफो नेफ्थोमीन। और नाइट्रेट के लिए हम लोग क्या कर सकते, कौन सा कलर हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं? फिनाल डी सल्फोनिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये अब अमोनिया एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन अगर आपके रॉ वाटर में प्रेजेंट है, अमोनिया एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ये साथ में प्रेजेंट है, इसका मतलब आपके रॉ वाटर में रिसेंट पॉल्यूशन है। ये आपके रिप्रेजेंट करता है अगर आपके रॉ वाटर में अमोनिया एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है तो रिसेंट पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। और एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड अमोनिया हमको क्या देता है? नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। इससे हम लोग एरोबिक अगर डिकम्पोजिशन कराएं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और अमोनिया का तो हमें नाइट्राइट और नाइट्रेट मिलता है। और फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया इनका दोनों की जो क्वांटिटी को हम लोग अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? जेडॉल नाइट्रोजन अमोनिया ये होता है। अब जेडॉल टेस्ट जो होते हैं ये हम लोग
इससे क्या पता कर सकते हैं, टोटल नाइट्रोजन एंड नाइट्रेट एंड नाइट्राइट सेपरेटली। मतलब जेडाल टेस्ट से हम लोग टोटल नाइट्रोजन और नाइट्रेट एंड नाइट्राइट तीनों को सेपरेटली जो है हम लोग उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। अब आता है कि हम लोग नाइट्रोजन कंटेंट का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो इसका मेजरमेंट हम लोग कलरीमेट्रिक टेक्निक से करते हैं। इन कलरीमेट्रिक टेक्निक द आयन इन क्वेश्चन कंबाइंस विद अ reagent to form a colorless compound. The color intensity is proportional to the original concentration of the ion. मतलब कि जो भी कलर इंटेंसिटी होगी वो ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ आयन जो भी आपके रॉ वाटर में है उसका प्रोपोर्शनल होता है। अब इसका हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं आप देखते हैं। ये है आपका फोटोमीटर से हम लोग कलर मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसमें एक लाइट सोर्स है, यहाँ पे फिल्टर है, यहाँ ये हमारा सैंपल है, एक फोटो सेल होता है और यहाँ पे एमीटर लगा हुआ होता है। अब यहाँ से लाइट सोर्स पास करता है फिल्टर से, फिल्टर से पास करने के बाद सैंपल जो भी हमारा रॉ वाटर है इस सैंपल से पास करता है। तो ये जो भी लाइट सोर्स देखो, अब यहाँ पे मान लो आपका जो सैंपल है इसकी कलर ज़्यादा है, मतलब कि केमिकल्स जो है ज़्यादा हैं, तो आपका जो एब्जॉर्ब जो है बढ़ जाएगी, मतलब कि लाइट की जो भी एब्जॉर्शन होगी वो बढ़ जाएगी, मतलब कि एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी ये सैंपल, तो लाइट जो है कम पास होगा। बट अगर केमिकल कंपाउंड कम है तो मतलब कलर लेस होगा, तो जब तो लाइट जो है ज़्यादा पास होगा। तो ये होता है आपका सैंपल से। अब यहाँ से जो भी पास होगा कलर, मतलब कि इस लाइट सोर्स का जो भी रे पास होंगी वो फोटो सेल पर आएंगे। अब फोटो सेल से हम लोग यहाँ पे एमीटर लगा होता है, यहाँ से हम लोग जो भी लाइट की एनर्जी है फोटो सेल कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। अब इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग एमीटर लगाते हैं तो यहाँ से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये होता है आपका फोटोमीटर। अब फोटोमीटर द कलर इज मेजर्ड बाय फोटोमेट्रिकली आर ओकेशनली बाय विजुअल कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड कलर। विजुअल कंपेयर स्टैंडर्ड कलर जिससे हम लोग यूज कर रहे थे उसमें कलर्स में मेजरमेंट में कलर मैचिंग टेक्निक में, और फोटोमेट्रिक भी हम लोग का फोटोमेट्रिक हम लोग भी ऊपर देखे। अब द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय द कलर सॉल्यूशन ओबेज द बियर लैम्बर्ट लॉ। मतलब कि जो भी कलर सॉल्यूशन से हम लोग ट्रांसमिट हुई है लाइट वो बियर लैम्बर्ट लॉ को ओबे करता है। बियर लैम्बर्ट लॉ क्या है, यह है log 10 पी नॉट बाई पी इज इक्वल टू ई बी सी इज इक्वल टू ए। पी नॉट है रेडियंट पावर ऑफ इंसिडेंट लाइट, पी है रेडियंट पावर ऑफ लाइट आफ्टर इट पासेस थ्रू द सैंपल। मतलब कि यहाँ पे जो भी आपकी लाइट सोर्स से जो भी लाइट पास हो रहा है तो पी नाइट तो हो गई उसकी रेडियंट पावर। अब पी क्या होगी, जो सैंपल से पास हो रही है उसकी जो रेडियंट पावर है वो है पी। ई क्या है, एब्जॉर्बिविटी है, इसकी जो है यूनिट क्या है, लीटर मोल पर सेंटीमीटर, इसको हम लोग इसे यूज करते हैं। एब्जॉर्बिविटी क्या होता है, एब्जॉर्बिविटी होता है जो भी आपका लाइट सोर्स है उसकी डिग्री कितनी है कि आपकी जो भी लाइट सोर्स को मतलब कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, जो भी आपका सैंपल है, द डिग्री ऑफ विच समथिंग एब्जॉर्ब्स एनर्जी, वो होता है एब्जॉर्बिविटी। मतलब कि जितनी डिग्री में आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है कोई भी सब्सटेंस वो होती है एब्जॉर्बिविटी। बी है पथ लेंथ इन सेंटीमीटर, सी है कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, इसकी यूनिट है मोल्स पर लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन हम लोग मोल्स पर लीटर में लेते हैं। ए क्या है, एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस क्या होता है, एब्जॉर्बेंस होता है द कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब लाइट। मतलब कि जितनी कैपेसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की टू लाइट के एब्जॉर्ब करने की ऑफ ए स्पेसिफाइड वेवलेंथ, वो होती है आपकी एब्जॉर्बेंस। मतलब कि कैपेसिटी कितनी है कोई भी आपकी सब्सटेंस की लाइट को एब्जॉर्ब करने की, वो है आपका एब्जॉर्बन। और एब्जॉर्बिविटी क्या थी, वो डिग्री थी, द डिग्री ऑफ विच समथिंग, मतलब कि जो भी आपकी डिग्री थी कुछ भी कोई भी सब्सटेंस एनर्जी को जितना एब्जॉर्ब कर ले जिस डिग्री में, वो थी आपकी एब्जॉर्बिविटी। एब्जॉर्बेंस क्या है, कैपेसिटी है आपकी कोई भी सब्सटेंस की
लाइट को एब्जॉर्ब करने की, वो है आपकी एब्जॉर्बेंस। A photometer measures the difference between the intensity of light passing through the sample and the intensity of light passing through clear distilled water or a reference sample P naught and report absorption A as well as percent transmission। इसका कहने का मतलब है कि जो फोटोमीटर है ये जो है मेजरमेंट करता है जो भी लाइट इंटेंसिटी, ये है वो आपकी पी नॉट हुई, जो भी लाइट इंटेंसिटी पास हो रही, मतलब कि अगर आपका डिस्टिल वाटर कोई भी स्टैंडर्ड सैंपल है उससे जो आपका इलेक्ट्रिक मतलब कि लाइट सोर्स पास होगा, लाइट रेज, वो होगी आपकी पी नॉट। बट जो सैंपल हम लोग यूज कर रहे हैं रा वाटर से, उससे जो पास होगी वो होती है पी। तो फोटोमीटर्स हम लोग यही जो है मतलब कि मेजरमेंट करते हैं कि जो इससे पास हो रहा है और जो स्टैंडर्ड डिस्टिल्ड वाटर से पास होता है उसका डिफरेंस हम लोग फोटोमीटर से मेजरमेंट करते हैं। और ये हमें देता है क्या, एब्जॉर्प्शन एंड एज परसेंट ट्रांसमिशन। ये जो होता है वो लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसमिशन होता है, मतलब कि एज इक्वल टू log 10 1/t, ये होता है आपका एब्जॉर्प्शन। तो ये तो आपके हुए नाइट्रोजन कंटेंट। अब तीसरे हम लोग केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर चलते हैं, विच इज फास्फोरस। इट्स नॉट टॉक्सिक, मतलब कि अगर आपके रॉ वाटर में फास्फोरस प्रेजेंट है तो ये डायरेक्टली आपके मतलब किसी भी ह्यूमन को इफेक्ट नहीं करता, मतलब कि टॉक्सिक नहीं है, बट इज इनडायरेक्ट थ्रेट टू वाटर क्वालिटी, मतलब कि इनडायरेक्ट थ्रेट पहुंचाता है वाटर क्वालिटी को। अब इनडायरेक्ट थ्रेट क्या होगा, जैसे कि इट फैसिलिटेट रैपिड ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, मतलब कि अब जैसे आपके ह्यूमंस को तो ये डायरेक्ट जो है इफेक्ट नहीं करता, बट इनडायरेक्ट थ्रेट पहुंचाता है वाटर क्वालिटी को। अब जैसे कि ये क्या करेगा, रैपिड ग्रोथ होगा आपका एक्वेटिक प्लांट्स, मतलब कि अगर आपके रॉ वाटर में फास्फोरस प्रेजेंट है तो उससे आपके एक्वेटिक प्लांट की ग्रोथ जो होगी वो रैपिडली होगी। तो एक तो ये आपका इनडायरेक्टली थ्रेट हो गया। दूसरा क्या है, इट इंटरफेयर्स विद वाटर ट्रीटमेंट लाइक केमिकल कोएगुलेशन, मतलब कि जो भी हम केमिकल कोएगुलेशन करते हैं वाटर ट्रीटमेंट, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का होगा उसमें हम लोग देखेंगे, तो उसको इंटरफेयर करता है। और ये अगर आपके 0.2 मिलीग्राम पर लीटर भी आपके जो है फास्फोरस में प्रेजेंट है तो भी इंटरफेयर करेगा आपके केमिकल कोएगुलेशन में। अब फास्फोरस हम लोगों इसमें मेनली रॉ वाटर में दो से प्रेजेंट हो सकते हैं, एक है ऑर्गेनिक फास्फेट से और दूसरे हैं इनऑर्गेनिक आर्थोफास्फेट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इसका मेजरमेंट हम लोग सेम वैसे ही करते हैं जैसे नाइट्रोजन का मेजरमेंट किए थे, बट फास्फोरस इज यूजली मेजर्ड एज टोटल फास्फोरस और डिजॉल्व फास्फोरस। डिजॉल्व फास्फोरस क्या होते हैं, पोर्शन दैट पासेस थ्रू अ 0.4 माइक्रोमीटर मेम्ब्रेन फिल्टर, मतलब कि 0.4 माइक्रोमीटर का जो मेम्ब्रेन फिल्टर होगा उससे जो पास हो जाएंगे वो होते हैं आपके डिजॉल्व फास्फोरस। इसके रूप में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मतलब दो प्रकार से, एक टोटल फास्फोरस के या तो जो है हम लोग मेजरमेंट करेंगे या तो डिजॉल्व फास्फोरस के रूप में। और इसका मेजरमेंट हम लोग जैसे नाइट्रोजन में हम लोग फोटोमीटर से हम लोग मोहर्स मेथड से, फिनेट मेथड होता है उससे हम लोगों ने अमोनिया को, फिनेट मेथड से हम लोग अमोनिया को मेजरमेंट करते हैं, उसी प्रकार हम लोग फास्फोरस को भी मेजरमेंट करते हैं। और डिजॉल्व आर्थोफॉस्फेट PO4- इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, मतलब कि आपके अगर वाटर में PO4- प्रेजेंट है तो ये आपके वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। इट इज़ ईजिली एंड रैपिडली टेकन अप बाई बायोटा एंड देयर फोर इज ऑलमोस्ट नेवर फाउंड इन हाई कंसनट्रेशन इन अनपॉल्यूटेड वाटर्स, मतलब कि अगर आपका कोई भी रॉ वाटर जो अनपॉल्यूटेड वाटर है तो उसमें ये नहीं मिलते, मतलब PO4 उसमें आपको हार्डली नहीं मिलेंगे, नेवर फाउंड मतलब कभी नहीं मिलते। तो ये होते हैं आपके डिजॉल्व आर्थोफॉस्फेट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स विच इज फ्लोराइड्स। अब फ्लोराइड्स जो होते हैं आपके डायरेक्टली टीथ से इफेक्ट होते हैं, मतलब कि टीथ को इफेक्ट हम करते हैं। अब जैसे कि इसमें है अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट डेंटल कैविटीज, मतलब कि अगर आपके रॉ वाटर में 1 मिलीग्राम पर लीटर
फ्लोराइड प्रेजेंट है, तो वो डेंटल कैविटीज़ जो होते हैं उसको प्रिवेंट करता है, मतलब कि हेल्प करता है प्रिवेंट करने में। तो मतलब कि आपके रॉ वाटर में 1 मिलीग्राम पर लीटर के फ्लोराइड अगर प्रेजेंट है तो आपके जो है डेंटल कैविटीज़ को प्रिवेंट करेंगे, मतलब हेल्प करेंगे, तो ये आपके लिए फ़ायदा हुआ। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टीथ इट कंबाइंस केमिकली विथ टूथ इनेमल रिजल्टिंग इन हार्डर एंड स्ट्रांगर टीथ। मतलब कि जब आपका परमानेंट टीथ के फॉर्मेशन हो रहा होता है तो ये जो फ्लोराइड है ये केमिकली जो है कंबाइन हो जाता है टूथ इनेमल के साथ, और क्या करता है, आपके टीथ को हार्डर एंड स्ट्रांगर बनाता है। तो मतलब फ्लोराइड एक सर्टेन लिमिट तक आपके रॉ वाटर में प्रेजेंट है तो हार्मफुल नहीं है, बट ग्रेटर देन 1.5 टू 2 ppm, मतलब अगर 1.5 से 2 ppm मतलब 2 मिलीग्राम पर लीटर तक अगर इससे ज़्यादा हो गया फ्लोराइड तो डीकलरिनेशन कर देता है। मतलब कि आपका जो भी टीथ होगा वो डीकलरिनेशन, और ये मेनली इन्फेंट्स को इफेक्ट करता है, मतलब किड्स को इन्फेक्ट कर किड्स को इफेक्ट करता है, ना कि एडल्ट को। तो ये डीकलरिनेशन का जो इफेक्ट होगा ये आपके इन्फेंट्स में होगा, और ये कैसे होगा, जब आपके रॉ वाटर में 1.5 से 2 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा फ्लोराइड प्रेजेंट हो जाए तो। और यदि 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो गए तो डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स हो जाता है, मतलब आपके जो भी बोन्स हैं वो डिफॉर्म कर जाते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, बोन फ्लोरेसिस बोलते हैं, बोन फ्लोरेसिस। तो मतलब इससे क्या पता चला कि फ्लोराइड अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर तक आपके रॉ वाटर में प्रेजेंट है तो आपके डेंटल कैविटीज़ को प्रिवेंट में हेल्प करता है, और आपके जो इनेमल्स के साथ टूथ इनेमल के साथ कंबाइन केमिकली कंबाइन होके परमानेंट टीथ को हार्डर और स्ट्रांगर बनाता है। बट अगर 1.5 से 2 ppm से ज़्यादा आगे हो गया तो डीकलरिनेशन हो जाएगा, वो भी जो एडल्ट में नहीं होगा, इन्फेंट्स में होगा। और अगर 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो गया तो डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स, मतलब बोन फ्लोरेसिस होता है, और इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट्स अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, एंड काज फॉर रिजेक्शन इज 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो गया तो हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। ये होगी आपकी फ्लोराइड। अब नेक्स्ट केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है मेटल्स। अब मेटल्स जो होते हैं दो प्रकार से आपके रॉ वाटर में प्रेजेंट होते हैं, एक है टॉक्सिक, दूसरा है नॉन टॉक्सिक। अब जैसे जब हम लोग डिजॉल्व सॉलिड पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि जो आपके डिजॉल्व सॉलिड मेटल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं आपके रॉ वाटर में। बट अगर वो बताया था कि अगर डिजॉल्व सॉलिड मतलब कि आपके रॉ वाटर में प्रेजेंट है तो हार्मफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हार्मफुल कैसे होगा, अगर टॉक्सिक मेटल्स आपके प्रेजेंट हैं। टॉक्सिक मेटल क्या है, आर्सेनिक, बेरियम, कैडमियम, क्रोमियम, साइनाइड, लेड, मरकरी, ये सब टॉक्सिक जो है मेटल्स हैं। नॉन टॉक्सिक क्या है आपके, ये है कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फेरस, मैग्नीज, जिंक, ये हुए आपके नॉन टॉक्सिक। अब हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। इसमें मेनली हम लोग इसकी परमिसिबल लिमिट पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में यही आते हैं कि सोडियम मतलब कैल्शियम या पोटेशियम या फेरस, ये लोग इसकी परमिसिबल लिमिट क्या है, काज फॉर रिजेक्शन क्या है, यही हम लोग देखते हैं। अब सोडियम जो है, अब एक्सेस सोडियम कंसंट्रेशन काजेज बैड टेस्ट एंड हार्मफुल फॉर कार्डियक एंड किडनी पेशेंट। मतलब अगर आपके रॉ वाटर में एक्सेस क्वांटिटी में सोडियम प्रेजेंट है तो ये बैड टेस्ट को कॉज करता है, और हार्मफुल फॉर कार्डियक एंड किडनी पेशेंट के लिए भी दिक्कत है। इट इज आल्सो कोरोसिव टू मेटल सरफेस एंड इन लार्ज कंसंट्रेशन इट इज टॉक्सिक फॉर प्लांट्स। मतलब कि अगर सोडियम प्रेजेंट है तो ये कोरोसिव जो है नेचर आपके मेटल्स को कर देगा, मतलब कि कोरोसिव कर देगा। और लार्ज कंसंट्रेशन है तो टॉक्सिक फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए भी टॉक्सिक होता है। इसका मेजरमेंट हम लोग एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है आयरन एंड मैग्नीज। आयरन एंड मैग्नीज क्या होते हैं, मेनली कलर प्रॉब्लम करते हैं। और कलर प्रॉब्लम तब करेंगे जब फेरस की वैल्यू 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाए और मैग्नीज की कंसंट्रेशन 0.05 से मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाए तो आपके रॉ वाटर को कलर प्रॉब्लम करेंगे। डज नॉट पॉसेस प्रॉब्लम इन सरफेस वाटर, और सरफेस वाटर में आयरन और मैग्नीज
प्रॉब्लम नहीं करते। और इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट है 0.1 से 1 मिलीग्राम पर लीटर फॉर Fe मतलब आयरन के लिए, और फॉर Mn मतलब मैग्नीज के लिए 0.05 से 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। ये जो हैं ये सब क्वेश्चन में आते हैं एक्सेप्टेबल लिमिट। नेक्स्ट है कॉपर। इंक्रीज वैल्यू ऑफ जो कॉपर होगी वो अफेक्ट करेगी लंग्स में एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। मतलब कि अगर आपके वाटर में इंक्रीज जो है कंसंट्रेशन है कॉपर की, तो ये आपके लंग्स और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगी। इसकी लिमिट क्या है 0.05 से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। और COSO4 अगर आपके 250 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा प्रेजेंट है तो लैक्सेटिव इफेक्ट करता है। ये हुए आपके कॉपर की। कैल्शियम की एक्सेप्टेबल लिमिट है 75 मिलीग्राम पर लीटर और काज फॉर रिजेक्शन है 200 मिलीग्राम पर लीटर। SO4 की एक्सेप्टेबल लिमिट है 200 मिलीग्राम पर लीटर और काज फॉर रिजेक्शन है 400 मिलीग्राम पर लीटर। ये सब क्वेश्चन में आते हैं, इसीलिए हमने इसको नोट डाउन कर दिया, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डेटा वाइज। और डेटा वाइज अगर हम लोग भूल जाते हैं तो फिर डायरेक्ट भूल जाते हैं, क्योंकि थियरी तो हम लोगों को याद ही रहती है बट डेटा हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए हमने इसको नोट डाउन किया, इसको हम लोग याद कर सकते हैं। जिंक की होती है एक्सेप्टेबल लिमिट 5 मिलीग्राम पर लीटर और काज फॉर रिजेक्शन इज 15 मिलीग्राम पर लीटर। और जिंक जो होता है इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर लाइफ होता है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर लाइफ। आर्सेनिक जो होता है इसकी जो है एक्सेप्टेबल लिमिट 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ये हार्मफुल मेटल्स हैं। और रिजेक्ट होती है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर पे, हम लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं। एक्यूट और क्रॉनिक टॉक्सिक टू ह्यूमंस है ये आर्सेनिक। और कैडमियम कंसंट्रेशन मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब 0.01 से मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा कंसंट्रेशन आपके रॉ वाटर में कैडमियम की नहीं होनी चाहिए। और क्रोमियम की 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। साइनाइड की कंसंट्रेशन भी 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेड की कंसंट्रेशन भी 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मरकरी की 0.001 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा कंसंट्रेशन आपके रॉ वाटर में नहीं होनी चाहिए। तो ये हैं आपके जो डायरेक्टली जो है हम लोगों को क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने इसको नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट है डिजॉल्व गैस। अब डिजॉल्व गैस जैसे आपके CH4 के रूप में प्रेजेंट है। अब CH4 प्रेजेंट है तो मतलब कि क्या होते हैं कि जो CH4 है आपके CH4 क्या होते हैं, एक्सप्लोसिव टेंडेंसी के होते हैं। मतलब कि एक्सप्लोसिव टेंडेंसी होंगे अगर आपके रॉ वाटर में डिजॉल्व गैस के रूप में CH4 प्रेजेंट है तो एक्सप्लोसिव टेंडेंसी के रूप में। H2S क्या होता है, बैड टेस्ट। इसके वजह से बैड टेस्ट जो होता है, बैड टेस्ट अगर बैड टेस्ट है तो ऑर्डर होगा, क्योंकि टेस्ट एंड ऑर्डर साथ में चलते हैं। CO2 से बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, और ये क्या करता है, मतलब कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी और इम्पॉर्ट करता है क्या, बैड टेस्ट एंड ऑर्डर। बैड टेस्ट एंड ऑर्डर इम्पॉर्ट करता है CO2 और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से होती है। और अगर आपके रॉ वाटर में CO2 प्रेजेंट है तो आपका कोरोसिव नेचर उसमें आ जाएगा, मतलब कि आपके मेटल सब्सटेंस को कोरोसिव जो है कोरोजन पहुंचाएंगे। तो ये होते हैं डिजॉल्व गैसेज। अब जैसे डिजॉल्व गैसेज आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन तो ज़रूरी होता है पूरे, मतलब कि सभी के लिए, प्लांट्स के लिए भी, ह्यूमंस के लिए भी। तो इस प्रकार आपके जो है डिजॉल्व गैसेस प्रेजेंट हो सकते हैं। और ऑक्सीजन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऑक्सीजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। मतलब कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ी तो ऑक्सीजन की वैल्यू घट जाएगी। ये होते हैं आपके डिजॉल्व गैसेस। तो केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। अब नेक्स्ट बचे हैं आपके बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो गुड बाय।